Hi guys, welcome to the second episode of our podcast जो कि है Experiential Saga. As the name suggests, it is about what do we learn from our own experiences. तो आज हम लोग कुछ ऐसे चीज के बारे में बात करने वाले हैं विच इज जो हमें सोसाइटी ने तो बता दिया है कि एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है और देयर आर सेट रूल्स कि उनको आपको कैसा करना चाहिए. But Nilab, I want to ask you if you have any different views about this very common thing. पहले तो before we start, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. बट मतलब how was your week? आपने अपना पॉडकास्ट का पहला एपिसोड देखा, आपने लोगों को भेजा. What was the reaction? Anything that you want to tell us about it? मैंने तो वही ज्यादातर अपने फ्रेंड्स को भेजा, तो वो लोग बोले तो जो बातें हम लोग तब करते थे वही बातें सेम है. तो मैंने बोला बातें तो फैक्ट चेंज नहीं होते. Okay, ठीक है. So we will start with our topic for today, and it is about parenting. कि एक पेरेंट का क्या रोल होता है, कि उनको क्या मतलब वंस दे गेट अ चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड, क्या उनको एक एजुकेट करके अच्छा इंसान बना देना इज द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं, क्या वो सही है क्या नहीं है. So we'll just want to dive into this very normal topic, but हम देखना चाहते हैं कि जैसे कि एक सेट तरीका है कि इंडिया में पेरेंट्स कैसे बच्चों को रेज करते हैं. Obviously there is a lot of diversity, different cultures और backgrounds की वजह से, but similarly जैसे different countries में भी different तरीके होते हैं. So we just want to see कि are we going in the right direction जो हम अपने parenting का जो प्रोसेस है और जो कॉन्सेप्ट है, और देयर कैन बी एनी न्यू inferences or new things that we can think about it. हाँ, तो पेरेंटिंग से पहले बात करने से पहले हमें शादी की बात करनी चाहिए, क्योंकि पेरेंटिंग भी उसी के बाद आती है चीज. तो जैसे हम देखते हैं, जैसे एक शादी का कल्चर है वो चले आ रहा है, तो लोग जैसे एक सर्टेन एज के होते हैं, एक सर्टेन क्वालिफिकेशन होती है, लोग उनको बोलने लगते हैं आप शादी करिए. वो कर भी लेते हैं. कोई खुद से सोचता नहीं है क्या मुझे करनी चाहिए कि नहीं, मैं शादी के लिए हूं भी कि नहीं, शादी से पहले मेरे पास क्या है क्या नहीं, शादी के बाद मेरे पास क्या होगा क्या नहीं. तो मतलब प्रोस कॉन्स नहीं देखते हैं, बैलेंस आउट नहीं करते. इसलिए आप देख भी रहे होंगे काफी दिक्कतें भी होती हैं कई लोग को. तो उसी का नेक्स्ट फेज है पेरेंटिंग. पेरेंटिंग में भी आप देखोगे कि 99% हम लोग एक सेट नॉर्म्स फॉलो करते आ रहे हैं. हर कल्चर में एक चीज होती है. एक वेस्टर्न कल्चर में एक पेरेंटिंग के नॉर्म्स हैं, हमारे कल्चर में एक पेरेंटिंग के नॉर्म्स हैं. तो अगर आप इंडिया की पेरेंटिंग की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहता है बचपन से. मतलब उतनी खुल के रिलेशनशिप नहीं है जितनी वेस्टर्न कंट्रीज में होती हैं. उसी की वजह से हम लोग उतने इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते जितने वेस्टर्न बच्चे हो जाते हैं बड़े होके. आपने जैसे देखा होगा कि वेस्टर्न कल्चर में काफी यंग एज से उनको एनकरेज किया जाता है कि आप जॉब्स करिए, अपने लिए खुद अर्न करिए. उसी के लिए फिर आपने उसका एक इफेक्ट भी है कि आपने वहां पे देखा होगा कि फिर बड़े होके बच्चे के पेरेंट्स ओल्ड एज होम में रहते हैं. हमारे यहाँ दूसरा है. हमारे यहाँ आप देख सकती हैं कि पेरेंटिंग एक एक्सपेक्टेशन के साथ आती है कि ये बड़े होके हमारा ख्याल रखेंगे. और वो कोई गलत नहीं है, नेचुरल है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने भी उनको ऐसे रेज किया है. तो एक सेट ऑफ नॉर्म्स चलते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी. बट अगर वही एक चीज आती है कि ये फिर एक कंडीशनल चीज हो गई कि मैं बच्चे के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, बट मुझे वापस उससे एक्सपेक्टेशन है कुछ कि वो मेरे लिए भी करेगा. तो ये फिर एक मेरे ख्याल से कि बिजनेस डील हो जाती है. मैं आपके लिए ये करूंगा, आपको ये प्रोवाइड करूंगा, आप मुझे वो प्रोवाइड करेंगे. जस्ट ऑन दैट पॉइंट, सो जैसे आपने ये कहा, बट अभी तो खैर कल्चर थोड़ा चेंज हो रहा है. एक टाइम था, मतलब मे बी हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, जब 95% ऑफ द शादियां जो होती थी वो भी अरेंज्ड होती थी. तो लाइक यू सेड कि एक बिजनेस डील ही एक तरीके से कि कि एक शादी में अगर दो लोग आ रहे हैं तो एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक हस्बैंड की हैं कि वो अर्न करके फैमिली को प्रोवाइड करके एंड एज अ हेड ऑफ द फैमिली रहे. फीमेल्स हैड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि घर संभालना, बच्चों को संभालना, उनको नर्चर करना. अभी थोड़े से लाइंस थोड़े से ब्लर होते जा रहे हैं. लाइक वी आर स्टिल गोइंग इन द डायरेक्शन जहाँ लोग टाइम ले रहे हैं. दे आर आस्किंग क्वेश्चंस कि क्या वैल्यू आप मेरे लाइफ में ऐड कर रहे हैं, मैं आपकी लाइफ में क्या ऐड कर रहा हूँ, वरना इस साथ में रहना डजंट मेक सेंस. बट आई वांट टू गो बैक टू दैट टाइम कि जब ऐसा था कि जब लोगों को एक सेट रूल्स और एक सेट रोल में रखा गया था एक रिलेशनशिप में,
तभी वहां पे एक बच्चे का भी वो रोल वहां पे आ जाता था, कि एक टाइम हो जाता था 1-2 साल आपकी मैरिज को, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि आपके पास एक चाइल्ड हो जाना चाहिए। अगर किसी के मैरिज में प्रॉब्लम्स होती थी, और ये तो आज तक लोग कहते हैं कि अगर मैरिज में एक कपल के बीच में प्रॉब्लम है तो लोग कहते हैं कि एक बेबी कर लो, सब सॉल्व हो जाएगा। सो वो जो रोल ऑफ चाइल्ड है इंडियन सोसाइटी में, थोड़ा सा लाइक यू सेड, वो तो एडवांस लेवल, थोड़े बड़े होने के बाद की बात हो गई। बट डोंट यू थिंक कि वो भी गलत है कि इतने छोटे से एज में मतलब आप कोई लाइफ लेके आ रहे हैं और उस पे ही वो एक्सपेक्टेशन डाल रहे हैं कि वो दूसरों के रिलेशनशिप को सही कर दे, जबकि बहुत ही ये मतलब अगर सोचे तो बहुत वैसे डीप चीज है, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इसमें जैसे ही आपने कहा कि सोचो, तो हम लोग सोचते नहीं है। जो एक हर्ड हम्म मेंटेलिटी होती है कि जो हमारे पास एक सेट पाथ है कि हमारे हम्म पहले वालों ने इस पाथ पे चले, तो हम भी चलते जाते हैं। और जैसा आपने कहा कि जैसे कि कई सारी शादियों में जब दिक्कत आती है, लोग बोलते हैं बच्चा कर लो, तो मतलब वो तो हम्म एकदम नॉनसेंसिकल बात है, क्योंकि पहले से अगर दिक्कतें आ रही हैं तो क्या हम्म प्रोबेबिलिटी है कि उसके आने के बाद वो सही हो जाएंगी? 50-50 हम्म प्रोबेबिलिटी है। नहीं हुई तो फिर आप जिसको ला रहे हैं हम्म आप उसका भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो हम्म ये नहीं और सॉरी टू कट यू देयर, बट मुझे तो वो 50% भी समझ में नहीं आता है कि बच्चे के आने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ऐड हो रही है, और आप एक दूसरे को जब नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो उसमें पेरेंटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर आप वही लैक कर रहे हैं तो फिर उससे मुझे तो नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम्स किसी की कभी आसान हो सकती हैं। बट ये एक फैक्ट है कि मतलब सोसाइटी में ऐसा होता हुआ आ रहा है। उसी की वजह से आप देखेंगे कि जो मेंटल इलनेसेस का ग्राफ हम्म बढ़ते जा रहा है, वो हम्म उन्हीं बच्चों के साथ होता है कि जो ऐसे घर में पढ़े हैं जहाँ पे सब कुछ ठीक हम्म नहीं चल रहा था, लोगों ने उनको सजेस्ट किया कि आप बच्चा कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़े टाइम के हम्म लिए ठीक कुछ नहीं होता, बस बाहर बाहर से लगता है कि हाँ सब ठीक चल रहा है। मतलब हम्म सोसाइटी के लिए वही ठीक है कि जो सब लोग कर रहे हैं वो सब लोग कर रहे हैं, तो ठीक है। अंदर क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, हम्म क्या डायनामिक्स है रिलेशनशिप पे, ये सब कोई नहीं देखता है। तो फिर वैसे ही हम्म बच्चों को बड़े होकर फिर मेंटल इश्यूज भी आते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, कई सारी बीमारियां, सुसाइड कर लेते हैं लोग। तो वो ऐसा हम्म नहीं होता है कि एकदम से कुछ हुआ, वो डीप रूटेड घाव होते हैं जो बचपन में ही होते हैं लोगों के। तो और वो लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं। आजकल स्पेशली मतलब इफ यू सी जिस टाइम जोन से जिस तरीके से हम लोग जब से बड़े हुए हैं वर्सेस टुडे, टाइम बहुत ज्यादा आगे आ गया है, राइट? मतलब नाउ पीपल आर मोर अवेयर, चाहे वो ऐसे हो कि उनकी सेक्सुअलिटी को लेके हो जाए कि वो गे हैं, लेस्बियन है या कुछ भी है, या फिर मेंटल हेल्थ लाइक यू सेड कि उनको पता है एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है वर्सेस ऑल दिस। सो डोंट यू थिंक कि मतलब 1-2 जनरेशन पीछे ये सब चीजें थी भी नहीं? सो ये भी हो सकता है कि उसका भी जो प्रेशर हो, मतलब इफ समवन वाज ट्रैप्ड इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप और समथिंग, तो वो भी बच्चे के अंदर काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता होगा। हाँ एकदम करता है, क्योंकि जब से बच्चे जब बहुत यंग होते हैं, जब मतलब बोलना भी नहीं जानते हैं, हम लोग को लगता है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट हम्म वो समझते हैं अपने सेंसेस से। तो मान हम्म लीजिए कि कुछ हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई है, बच्चा बहुत छोटा है, 1-1.5 साल का है, बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता अच्छे से। अगर कोई लड़के आएगा उसको अपनी गोद में उठाएगा, वो सेंस कर लेता हम्म है। जो इमोशंस हम्म होते हैं, जो भी वाइब्रेशंस होते हैं, वो सेंस कर लेता है, और वो उसके अंदर इनेंटली जाते रहते हैं। और अगर एक घर हम्म में हर समय माहौल वैसा ही है, तो वो अंदर हम्म लेते जाएगा, फिर जब तक उसकी लर्निंग की उम्र आएगी तो वो उसके बीच में उसको हैम्पर करेंगे। और फिर वही डीप रूटेड गॉट इट। बॉन्ड्स, बड़े होकर डीप रूटेड बॉन्ड्स बन जाते हैं, उसके सबकॉन्शियस में बहुत अंदर होंगे, बाहर निकलेंगे बड़ी सो उम्र में दैट फिर। इज, ये तो फिर चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से हो गया, बट कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक कि पेरेंटिंग लाइक वी से कि इंडिया में बहुत अलग है, दूसरे कंट्रीज में बहुत अलग है, बट आइडियल पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए और एक पेरेंटिंग एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? लाइक इफ मतलब वी नो कि अगर कोई चाइल्ड होता है चाहे कोई भी कल्चर में हो, दैट बिकम्स योर टॉप प्रायोरिटी, मतलब आप अपने से ज्यादा उससे प्यार करते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनी सेल्फिश कि मुझे ये पालेगा या समथिंग। इट्स जस्ट दैट वो इमोशंस इतने वो हाई हो जाते हैं इन दैट रिलेशनशिप। सो उस तरीके से व्हाट डू यू थिंक शुड बी द एक्सपेक्टेशंस दैट पेरेंट्स शुड आल्सो हैव फ्रॉम देयर चिल्ड्रन व्हिच इज अलाइंड विद टुडेज टाइम? मतलब आज के टाइम के हिसाब से क्या एक पाथ होना चाहिए कि नाइदर इतना स्ट्रिक्ट जैसा कभी कभी इंडियन ट्रेडिशंस में देखा जाता है, ना ही इतना रिलैक्स कि जैसे वेस्टर्न कल्चर में होता है कि वो रिलेशनशिप इतनी दूर हो जाती है कि एक टाइम के बाद वो बॉन्ड नहीं रह जाता है दोनों एंड से। इसके लिए हमको मतलब इस क्वेश्चन का टाइम से उतना लेना देना नहीं है कि मतलब पेरेंट्स के बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन हो, कैसे पालना। उसके लिए पहले आपको खुद को समझना होगा। मतलब हर आदमी अलग होता है, यूनिक होता है। अब ऐसा नहीं हम बोल सकते कि यही एक सही तरीका है, फिर वही हर्ड मेंटालिटी हो जाएगी, जैसे जो चलते आ रहा था उसमें हम लोग सबको जबरदस्ती फिट करेंगे। तो सबसे पहले
पेरेंट्स को अपने आप को समझना होगा और अपने दोनों की, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों की रिलेशनशिप की डायनामिक्स को समझना होगा कि उन डायनामिक्स कैसे समझेंगे कि आप देख लीजिए कि अच्छे समय में आप दोनों कैसे बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बुरे समय में कैसे कर रहे हैं, कैसे टैकल कर रहे हैं। तो आप अपने आप को भी अपने लेवल पे समझिए और अपने रिलेशनशिप को भी, दोनों के कॉम्बिनेशन में एक लेवल पे समझिए, तो उससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि आप लोग किस चीज को कैसे डील करते हैं। और रही बात एक्सपेक्टेशन की, मेरे ख्याल से तो कोई एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए कि मगर अगर आप जैसे सेंसिटिव हैं, अगर आप खुद को देख रहे हैं कि आप एक ह्यूमन बीइंग है, तो बस बच्चे से आपको मतलब कुछ एक्सपेक्ट यही होना चाहिए कि बस वो अच्छे से ब्लॉसम कर जाए फ्लावर की तरह, कि आपको उसको काटना नहीं है गार्डनर की तरह, कि उसको एक शेप नहीं देना है, जैसे वो ग्रो हो रहा है, जिस भी शेप में ग्रो हो रहा है, आपको बस उसको पानी डालते जाना है, कुछ बट रोकना नहीं, टोकना हैविंग नहीं है। सेड दैट, ऐसा भी नहीं है, आज की डेट में इतना इन्फ्लुएंस है, एंड व्हेन आई से इन्फ्लुएंस इट कैन बी फ्रॉम एनी चैनल, राइट? तो अगर आप कह रहे हो कि लेट द चाइल्ड ब्लॉसम, बट अगर चाइल्ड जो है वो प्लांट है, थोड़े गलत डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है और समथिंग, सो वहां पे क्या पेरेंट्स का वो नहीं है कि मतलब, एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज बहुत ही ज्यादा हाउ टू से केयरिंग या फिर ऐसे डरते हैं इंडियन पेरेंट्स, स्पेशली व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, राइट? कि मेरा बच्चा कैसा बन रहा है, उसमें XYZ बुरी आदतें तो नहीं है, XYZ बुरे लोगों के साथ तो नहीं घूम रहा है। सो वो प्रोटेक्शन वाली फीलिंग, मतलब व्हाइल यू सेइंग कि दूर से देख के उसको बड़े होने दो, बट डोंट यू थिंक दैट इज ऑल्सो अ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर वो प्लांट गलत डायरेक्शन में उग रहा है तो उसको खींच के सीधा करें? डायरेक्शन की बात तो देखिए वैसे ही आएगी, 90% जो उसका इन्फ्लुएंस होता है वो घर वालों से ही आता है। 90% तो इनपुट जैसा वो बनेगा, 90-89% वो आप जैसे हैं, आप ही को मिरर करते हैं बच्चे। बाकी जो बचा रहा, जो आप बता रहे कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है, 10%, अब उसमें तो देखो इतने सारे वेरिएबल्स और कंस्ट्रेंट्स हैं, सब कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एक उम्र में करोगे कि अच्छा ये ना देखे, वो ना देखे, चलो आप उसको एक तरीके से बचा लोगे, प्रोटेक्ट कर लोगे, और उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा उसके दिमाग में, वो बाद में आता है। अब मान लीजिए बड़े होके वो कुछ करना चाह रहा है आउट ऑफ द वे, बट उसके दिमाग में फिर बचपन में जो आप उसको बोलते थे ये मत करो, वो मत करो, वही जो जो फीलिंग्स हैं वो आके उसके सबकॉन्शियस से उसको हैम्पर कर देंगे करने के लिए। तो बाई डायरेक्शन होता है कि आप कर भी सकते हैं, पर वही चीज है ना कि आप क्या क्या मना करोगे। और एक नेचुरल टेंडेंसी भी होती है माइंड की कि मान लीजिए बच्चे को कुछ पता ही नहीं है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ चेक करने जा रहा है, आपने बोला कि मत करो मत करो मत करो, पर वो चेक नहीं कर पाया, तो उसकी जो डिजायर थी चेक करने की वो अनफुलफिल्ड रह गई, और अनफुलफिल्ड डिजायर्स के पीछे हमेशा दिमाग भागता है। तो मेरे हिसाब से तो यही कि आप जितना मना करेंगे, जितना टोकेंगे रोकेंगे, बड़े होके या किसी ना किसी एज पे बच्चा उस डायरेक्शन में जाएगा जाएगा। और एक चीज के लिए आप कर सकते हैं, दो चीज के लिए कर सकते हैं, करोड़ों चीजें, कितना आप मतलब रोकेंगे। वो एक फिर इनहेरेंट ट्रस्ट की बात होती है ना, क्योंकि देखिए हमारे साथ भी हुआ, सबके साथ होता है, सब कुछ कंट्रोल करके एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में जितना रहेगा बच्चा, बड़े होके वो इतना ही रिस्क अवर्स हो जाएगा और परेशानियों को इतने अच्छे से झेल नहीं पाएगा। क्योंकि जितनी भी मतलब फियर और इनसिक्योरिटी जो होती है, यहीं से बचपन से दिमाग में यहाँ से आती है कि अब आप ये मत करो, वो मत करो, रोका जा रहा है बार बार, कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं कम हो रहा है बच्चे का, यहीं से ओरिजिनेट होता है बड़े होकर जब हम एडल्ट हो जाते हैं। आई थिंक दैट इज ब्रिंगिंग मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट कि कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होना चाहिए बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, क्योंकि ये भी बहुत ही देखा जाए तो कॉन्ट्रास्ट वाली बात है कि कुछ जगह यू विल सी कि बहुत ही ओपन कम्युनिकेशन है, कि वो पेरेंट्स से जाके कुछ भी बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और फिजिकली भी हग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, मतलब कुछ सीन्स में वी सी दैट काइंड ऑफ बॉन्ड। एंड कुछ जगह ऐसा माहौल हो जाता है घर का कि हाँ ठीक है, कि पापा के सामने तो कुछ बोलना ही नहीं है, और जो भी है मम्मी भी है तो वो पापा के नाम से डरा रही हैं, एंड देन यू कांट शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आइडियली डू यू थिंक कि एक स्पेक्ट्रम है कि ये बहुत ज्यादा है, इतना भी ओपन नहीं होना चाहिए बिटवीन द कम्युनिकेशन बिटवीन चिल्ड्रन और पेरेंट, और there should be a middle ground, or matlab your views on the communication style that should be followed between children and parents today? अनफिल्टर्ड होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो बस एक शब्द अनफिल्टर्ड, कि मतलब यार जितने आप फिल्टर्स लगाएंगे, जितने लेयर्स रखेंगे अपने और अपने बच्चे के बीच में, फिर आप उस लेवल पे उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे ना। अगर आप 20 फिल्टर लगा देंगे कि अच्छा इससे बस मुझे इसी लेवल पे बात करनी है, कुछ वो बोल रहा है कि चुप हो जाओ ये वो, तो फिर आपका वो असली कम्युनिकेशन ही नहीं होगा ना। एक किसी भी रिलेशनशिप के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कम्युनिकेशन, और जितने ज्यादा फिल्टर होंगे वो सुपरफिशियल लेवल की होगी। मन से आप बोलोगे कि हाँ ये पापा मम्मी, पर आपका वो कनेक्ट ही नहीं है ना, बस दिमाग में एक शब्द है पापा मम्मी, कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप हमेशा एक डिस्टेंस पे रहोगे, जितने ज्यादा फिल्टर उतना ज्यादा डिस्टेंस आप दोनों के बीच में।
तो इसमें ऐसा कोई हम्म स्पेक्ट्रम नहीं है, बस फिल्टर नहीं होने चाहिए। फिर बाकी तो फिर अपने इंडिविजुअलिटी पे आता हम्म है कि आप एज अ पेरेंट, जैसे मैंने पहले कहा था कि आप दोनों एज अ पेरेंट कैसे हैं। तो जैसा आप पेरेंट्स हम्म के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, वैसा ही वाइफ हस्बैंड और हम्म बच्चों के तीनों के बीच में वही सेम चीज, कुछ नया नहीं। बट ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ये तो मैंने कहीं नहीं सुना कि जैसा कम्युनिकेशन हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है वैसा ही विद चाइल्ड होता है। और ऐसा मतलब आप एटलीस्ट देख के तो यू कांट इवन से कि मतलब वही मिरर हो रहा है। बट व्हाई डू यू से दैट कि ये चीज मिरर होती है इन रिलेशंस में? क्योंकि बच्चे वही, जैसे मैंने बोला कि जब बहुत यंग एज में होते हैं तो सबसे ज्यादा उनकी लर्निंग होती है, हम्म और शब्द से ज्यादा वो फीलिंग से सीखते हैं, माहौल देख हम्म के सीखते हैं कि मतलब कुछ कुछ अच्छा चल रहा है तो वो उससे भी सीखेंगे, कुछ टेंशन चल रहा है तो उससे सीखेंगे। हम्म तो माहौल देखिए खराब या अच्छा कैसे होता है कि मतलब जब वही कुछ रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत होगी, मतलब हम्म न्यूट्रल रहना चाहिए, ज्यादा ना हम्म ऊपर जाए ना ज्यादा नीचे जाए। और जैसा हम्म मैं बोल रहा हूँ कि जैसे एक हस्बैंड वाइफ की अगर रिलेशनशिप एज अ फ्रेंड है, मतलब कोई फिल्टर हम्म नहीं है कि मतलब कुछ सोचना ना हम्म पड़े बोलने से पहले, वैसे बच्चे हम्म के साथ भी होना चाहिए। तो बच्चा भी गॉट। फिर, हाँ, फिर उस, क्योंकि जो उसके आने वाली रिलेशनशिप है फिर वो हम्म वैसे ही चाहेगा कि जैसे मेरे पेरेंट्स के साथ है। हम्म और मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, इसलिए तो कभी आप देखते होंगे कि जो बहुत स्ट्रिक्ट घर के बच्चे होते हैं उनको बाकी लोगों से रिलेशनशिप फॉर्म करने में भी काफी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, हाँ। क्योंकि So that's it. वो उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया कभी। Hmm. And I think being parents, especially in today's age, is also a ever learning process. क्योंकि आप जो जो सीखे हो कि जिस तरीके से आपको बड़ा किया गया है, अगर आप वो सोचते हो कि उसी तरीके से मैं अपना बच्चा आई कैन रेज देम, तो वो भी नहीं है। इतनी चीजें इतनी जल्दी जल्दी बदल रही हैं, आपके सिचुएशंस, आपके अराउंड पीपल, पीपल के चॉइसेस, प्रेफरेंसेस। तो जब तक आप खुद रोज नहीं बदलने की क्षमता रखते, एज अ ह्यूमन यू कांट बी कि हाँ मैं ये हूं और मेरे ये वैल्यूज हैं और मैं ये माइंडसेट है। आप उतने रिजिड रहोगे तो आप अच्छे पार्टनर, अच्छे पेरेंट कुछ भी नहीं बन पाओगे, राइट? सो आई थिंक एवर इवॉल्विंग while you are also being is also something that is very important. What do you think about that? हाँ, जैसे कि जो कल्चर होता है ना, हम लोग ने कभी ये नहीं सोचते कि कल्चर चलते कैसे आ रहा है। अब मान लीजिए Hmm. कि कोई कल्चर है कि मेरे घर में बहुत पेरेंटिंग में रिस्ट्रिक्ट हुई है, Hmm. तो आइडियली तो मुझे वैसा नहीं करना चाहिए। पर Hmm. अगर मेरे दिमाग में आ गया वो चीज, जैसे मैंने Hmm. पहले कहा था कि मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करूंगा, तो Hmm. सबकॉन्शियस कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर देगा कि Hmm. मैं भी अपने बच्चे के साथ वही करूंगा। तो एक हाँ. बहुत, ये एक माइंड का एक गेम टाइप का आप इसको समझ लीजिए कि जिस चीज से आप भागना चाहते हैं ना वही चीज आपको क्रिएट करता है वो, चाहे आप कितना Hmm. भी सोच लें कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ था बचपन में, अपने बच्चे Hmm. के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। Hmm. बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है आप खुद ही वैसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, क्योंकि आपके Hmm. साथ हुआ है। जो चीज Hmm. होती है वो दिमाग बार बार Hmm. मतलब उससे डिविएट नहीं करना चाहता, क्योंकि जो Hmm. आपके साथ हुआ है देखिए, चाहे अच्छा हुआ बुरा हुआ, हुआ तो है Hmm. ना, Hmm. एक्सपीरियंस आपका वही है, चाहे अब आपको Hmm. अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, वही एक्सपीरियंस रिक्रिएट करता है माइंड। So I think what इसीलिए कल्चर कल्चर चलते जाता है, प्रिवेल होता जाता है, और and वही what जैसे आपने you're कहा उसके लिए। also trying to say, I think कि अगर उस साइकिल को ब्रेक करना है तो इट्स जस्ट लाइक कि बी हियर इन द मोमेंट, मतलब अपने एक्सपीरियंसेस हुए हैं बट उनके बेसिस पे आप कुछ नया कॉल या नया डिसीजन नहीं लें इन एनी हाँ, हाँ, सिचुएशन। पर वो इज बहुत मुश्किल चीज है। हाँ, हाँ, ऑब्वियसली मतलब आसान तो इस रास्ते में कुछ नहीं है। बट हाँ ये है, एंड दैट इज हाउ इट्स नॉट लाइक ब्रेकिंग कल्चर्स। जो भी अच्छी चीजें हैं वो हमेशा चलती रहेंगी। आई थिंक गुड एक्सपीरियंसेस हमेशा सबकॉन्शियसली आपको इम्पैक्ट करते हैं, एंड बैड डिसीजंस या बैड जो पास्ट के एग्जाम्पल्स है वो आपको बहुत कॉन्शियस रहते हैं माइंड में कि हाँ मेरे साथ ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना है, और ये चीज मेरे बच्चे में नहीं आनी चाहिए। तो आप बहुत कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं और अच्छी चीजें सबकॉन्शियसली आपके आगे अच्छी चलती ही रहती है। सो दैट इज हाउ इट इज। बट एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक टुडे? तो ज्यादातर तो पॉइंट्स हम लोग ने कवर ही कर लिए हैं। तो कुछ ऐसे क्लोजिंग स्टेटमेंट या कुछ आपके एंड से ऐसा टू समराइज इट? नहीं, मेन वही, हाँ, पहले वही, जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूँ कि हर चीज को क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने शादी कर ली, नहीं भी किया क्वेश्चन, तो पेरेंटिंग से पहले तो बहुत ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक ऐसे आप नई बीइंग को ला रहे हैं जो अपनी मर्जी से तो आ नहीं रहा है। फिर अगर आप ला के उसको वो अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे हैं जिसमें वो अच्छे से मतलब हेल्दीली मेंटली और फिजिकली ग्रो कर सके, तो मतलब सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में, घर वालों के प्रेशर में ये करना तो। और प्लस पेरेंटिंग में मेरा एक और भी है कि जैसे आजकल एक तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, और मतलब एक हम लोग की सोसाइटी में ये भी है कि अपना बच्चा होना चाहिए, अपना खून होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट को भी अब चेंज होने की जरूरत है, क्योंकि आप देखेंगे कि ऑर्फेनेजेस में कितने बच्चे हैं,
अगर आपको बहुत ज्यादा है मन भी, तो आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं। उस मैं डायरेक्शन में भी हमें सोचना चाहिए। हाँ, वो डायरेक्शन में अब काफी लोग सोच रहे हैं, बट इट्स स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, बिकॉज इट्स जस्ट, जैसे हम फिर से बात सोसाइटी पे आ जाती है कि मैं डिसाइड कर लूं, तो उसके बाद एक पूरा सर्कल आएगा। पहले अपने लाइफ पार्टनर, इफ यू आर विद समवन, उनको कन्विंस करना, फिर आपके तरफ से एक वेन डायग्राम में आपकी फैमिली को सब में खुश होना, फिर उनकी फैमिली में सब खुश होना, फिर उसके बाद सोसाइटी आती है। कोई छोटा डिसीजन होता है तो डायरेक्ट एक सोसाइटी का बबल फेस करते हैं सब लोग एक सिंगल यूनिट बन के, बट ऐसे सिचुएशन में इट्स लाइक कि उससे सोसाइटी से पहले आपको 4 अलग बैटल से गुजरना है। आई थिंक बहुत सारे लोगों का मन करता है, बट उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ये लड़ाइयां पहले कर पाए, राइट, और इसके लिए एक उनको बहुत succeed कर सिंपल सा पाए। सोल्यूशन है। इसके लिए जैसे कि हम नाइक के कोट को एज ए इंस्पिरेशन यूज कर सकते हैं, जस्ट डू इट। क्योंकि ये इतना आसान काम है नहीं, पहले आप कर दो, फिर बाद में देखो। क्योंकि ये ऐसा स्टेप है कि जैसा आपने बोला इतने सारे लोग हैं, तो उनको आप टाइम से समझा नहीं सकते हैं कि मतलब हाँ कि मैं इसको बात करूंगा, समझाऊंगा। आप उनको शौक से समझा सकते हैं, आप कर दीजिए। आधे लोग शौक से कुछ बोलेंगे नहीं, आप बाकी लोग समझ जाएंगे जिसको समझना होगा। I think, yeah. Thank you for taking out time for today's episode. हम लोग जल्दी connect करेंगे for our following 3rd week's episode. Thank you.